कि आज मुझे करोड़ों रुपए लेने हैं, लेकिन ना मेरे खाते में पैसा है, ना मेरी जेब में पैसा है, ना मेरे पर्सनल अकाउंट में पैसा है, ना मेरे करंट अकाउंट में पैसा है, लेकिन मार्केट से मुझे करोड़ों लेने हैं। और एक समय ऐसा आया 2023 में कि हमारे एसोसिएशन के कुछ 8-10 मेंबरों ने मिल करके एसोसिएशन के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक 420 का एक एफआईआर दर्ज करवाया। मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगी कि आप जो भी कमाएं उसका मिनिमम 15% और मैक्सिमम 25% अलग सेव जरूर करें। ओके। जब ये पैसा आप सेव करते हो, लेकिन यदि ये बैकअप आपके पास हो, जो आप 15 से 25% की सेविंग अगर रखें, तो कि पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है पैसे को संभालना। कहीं ना कहीं जब आप अच्छे मन से अपने ऊपर विश्वास रख करके काम को शुरू करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। समय लग सकता है, बिजनेस समय मांगता है। पर्सनल एक्सपीरियंस की आपने बात करी, तो मैंने भी मेरी जर्नी में एक समय ऐसा आया कि मैं कोई 2 करोड़ के कर्जों के नीचे आ गया था। क्या बात है। और मैं भी डाउन फील कर रहा था। नमस्कार साथियों, मैं रजत ठाकुर आज व्यापार कारोबार टॉक्स में लेकर के आया हूं भाखरी डबुआ पाली गाजीपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर सतीश गुप्ता जी को। ये एसोसिएशन है 2500 लोगों की, 2500 कंपनियों की, और इनके साथ आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी लाइफ पर और इनके एसोसिएशन में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो आज आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देने के लिए मैं स्वागत करूंगा बीडीपीजी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर सतीश गुप्ता जी का। सबसे पहले तो स्वागत है आपका, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें दिया और आप व्यापार कारोबार टॉक्स में आप आए, पधारे, इस चीज़ के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अब सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सफ़र की शुरुआत की जाए और आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, और आप अपने कंपनी का बताइए, आप अपनी एसोसिएशन का बताइए। सबसे पहले रजत जी, आपका और आपके दर्शकों के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और मेरी शुरुआत जो है सन 2000 से हुई है और बड़ा ड्रामेटिक मेरा जर्नी रही है शुरू से ही। और मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना से लोन लेकर के शुरू किया। और इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि मैं कॉलेज में पढ़ता था दिल्ली में। ओके। और मैं डिप्लोमा करने के लिए गया था। तो क्योंकि शुरू से ही हम लोग थोड़ा शरारती स्वभाव के रहे हैं, तो कॉलेज में भी हमारा स्वभाव ऐसा ही था। किसी कारणवश मैं उस सिचुएशन में नहीं था, लेकिन किसी कारणवश कॉलेज से एक हफ्ते के लिए मुझे रेस्टिकेट किया गया। क्या बात है। तो अब वो बात मैं घर में बता नहीं सकता था और मुझे कॉलेज भी जाना है। तो इसी बीच में मुझे पता चला अखबार के माध्यम से कि प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना एक स्कीम है जो सरकार लाई है। उसके तहत जो बच्चे 10वीं 12वीं पास थे उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण सरकार मुहैया करा रही थी काम करने के लिए। सन 2000 में। हाँ। तो मैंने क्या किया कि डीआईसी सेंटर फरीदाबाद में ये स्कीम की जानकारी दी जाती थी और वहाँ पे एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा था 4-5 दिनों का। तो मैंने भी जा कर के, वो जो समय था मैं सुबेरे जा कर के वहाँ पर ट्रेनिंग में अपना समय बिताता था। तो एक दिन आईटीआई के प्रिंसिपल साहब आए, तो काफ़ी चीज़ों से मैं इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा कि यार नौकरी के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई डिप्लोमा डिग्री करने के बाद मुझे बिजनेस ही करना है, तो क्यों ना मैं अभी से एक बार इसको शुरू करता। क्या बात है, मतलब आपने वो 1 हफ्ते का पूरा उपयोग किया। हाँ जी। तो उसके बाद वहीं पर मैंने
एक लोन के लिए अप्लाई कर दिया और इत्तेफाक से मुझे वो लोन 57,000 रुपये का पास हो गया। और अब मेरे पास एक नई शुरुआत करने का मुझे एक मौका मिला, तो मैंने हार्डवेयर चौक पर एक सहगल मशीन टूल है, वहाँ से 42,000 रुपये का मैंने मशीन लेथ खरीदी और 15,000 रुपये वर्किंग कैपिटल के लिए मेरे पास बचा। क्या बात है। और जवाहर कॉलोनी में एक छोटा सा किराए का शेड लिया और वहाँ से मैंने अपनी इंडस्ट्री की शुरुआत करी। और शुरू में चैलेंजेस बहुत आई। मुझे याद है कि मेरा सन 2000 में जो पूरे साल की जो मेरी सेल थी वो 4 लाख की थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया मैं ग्रोथ करता गया और मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि सन 2010 में वो सेल मेरी 4 करोड़ तक पहुंच गई थी। क्या बात है सर, बहुत ज़्यादा। मतलब 2010 के हिसाब से 4 करोड़, आज का अगर हम बात करें तकरीबन 20 करोड़ होती है। हाँ जी, तो ये 10 साल के अंदर 4 लाख से 4 करोड़ तक की पहुंचने की जो मेरी जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है और बहुत अच्छा था वो। आज आपसे सारे किस्से हम जानेंगे। बिल्कुल, जितना आप पूछेंगे मैं जितना बता सकता हूँ मैं सारा बताऊंगा। बिल्कुल सर। तो सर आगे बढ़ते हैं। ये एसोसिएशन का जो रोल है, ये एक छोटे व्यापारी या मिडिल लेवल व्यापारी के लिए कितना खास है, और लोग सिर्फ इसको नाम के लिए ज्वाइन करते हैं या इसको कोई यूज़ भी करता है? तो आप सबसे पहले तो एसोसिएशन का बताइए कि क्या एसोसिएशन आपकी है और उसका क्या उपयोग लोग कर रहे हैं, वो बताइए सर। एक सवाल नहीं है, ये 2 सवाल है इकट्ठे। बिल्कुल रजत जी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सब जानते हैं कि जब कुछ लोग मिलकर के समान विचारधारा के लोग जुड़ते हैं आपस में तो एक संघ एसोसिएशन बनता है। हमारा भी एसोसिएशन की शुरुआत ऐसी हुई। मुझे याद है सन 2015 में जब हमने इस एसोसिएशन की नींव रखी, ये एसोसिएशन एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ था। अच्छा। हमारे एरिए में यहाँ जब टाउन से लोग उठ करके इस एरिए में अपनी इंडस्ट्री लगा रहे थे तो सरकार के द्वारा उस समय तोड़ फोड़ चल रही थी। ओके। तो उस मुहिम का विरोध करने के लिए हमने इस एसोसिएशन का गठन किया। क्या बात है। और उस समय इसका नाम, क्योंकि 3 एरिए साथ में जुड़ते हैं, तो इसका नाम भाखरी डबुआ पाली उस समय बीडीपी रखा गया। बाद में हमारे साथ गाजीपुर भी जुड़ गया। तो एसोसिएशन के देखिए बहुत फ़ायदे होते हैं। जो काम आप पर्सनल स्तर पर आपको सरकार से कोई काम अगर आप बोलते हैं तो वो काम शायद आपकी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन जब एसोसिएशन आपके साथ जुड़ करके आपकी बात को रखती है तो उस बात की सुनवाई होती है। एसोसिएशन का हमेशा फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। कोई भी मेंबर जब एसोसिएशन के साथ जुड़ता है तो चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे डीटीपी हो या और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स है, लेबर डिपार्टमेंट है, ये एक एसोसिएशन इंडस्ट्री का चेहरा बन करके उनके साथ अपनी तो बात लोगों को करेंगे। मदद करना या लोगों की बिल्कुल। समस्याओं का हल करना बिल्कुल। सबसे मेन टारगेट अपने बिल्कुल। एसोसिएशन का ये है। हाँ जी, हाँ जी। और एसोसिएशन का मतलब ही यही है कि आप जो है इंडस्ट्री के लोगों की जेन्युइन बातों को डिपार्टमेंट और सरकार तक पहुंचाएं। तो अब मैं इसी में एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि ये एसोसिएशन के जो आपने इतने सारे डिपार्टमेंट्स के काम बताए, ये आप अकेले करते हैं या इसके पीछे पूरी टीम है? तो आप अपने पूरी टीम का बताइए। रजत जी, इसके पीछे पूरी टीम है और 25 लोगों की टीम है और इस स्ट्रेंथ को अब हम 50 तक ले जाना चाहते बहुत हैं, खूब। ताकि हर डिपार्टमेंट को 4 से 5 लोग देखें और जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उतनी संस्था मजबूत होती चली जाती है। एसोसिएशन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़रूरी सिर्फ इतना ही नहीं कि आप डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो। जब आप एसोसिएशन कोई इवेंट करती है
या एसोसिएशन कोई मीटिंग करती है, तब जब आप वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको नए नए आइडिये, नया व्यापार के रास्ते खुलते हैं। एक दूसरे से आप मटेरियल आप उनको बेच भी सकते हैं, उनसे मटेरियल खरीद भी सकते हैं। जो आपके सीनियर जो बिजनेसमैन हैं, उनके तजुर्बे का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उनसे सुझाव ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप एक मेंबर एसोसिएशन के साथ जुड़ता है तो उसको तरह तरह के फ़ायदे इससे मिलते हैं। क्या बात है। तो सर साथ साथ अब मैं आगे बढ़ते हुए पूछूंगा आपसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में या एसोसिएशन लाइफ में कोई एक ऐसा टफ डिसीजन या एक ऐसा टफ टाइम रहा हो जिस चीज़ से इंस्पिरेशन भी मिले और हमारे को जानने का मौका भी मिले आपका, जब से आपकी शुरुआत हुई व्यापार की और साथ साथ एसोसिएशन की। तो मैं दोनों के किस्से जानना चाहूँगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा किस्सा ज़रूर रहा होगा जो एक सीख ज़रूर देगा। रजत जी, हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तो मेरे साथ भी आया है। आप सुख है तो दुख भी होगा, तो आप अगर ऊपर जा रहे हो तो कभी नीचे भी आओगे। बिल्कुल, ये चलता रहता है। मुझे याद है रजत जी, 2009 में देश में अपने रिसेशन आया था, तो एक बार मैं घर से निकला तो मेरी जेब में मात्र 10 रुपये थे। मैं कंपनी पहुंचा और मैं बैठ के यही सोच रहा था कि आज मुझे करोड़ों रुपए लेने हैं, लेकिन ना मेरे खाते में पैसा है, ना मेरी जेब में पैसा है, ना मेरे पर्सनल अकाउंट में पैसा है, ना मेरे करंट अकाउंट में पैसा है, लेकिन मार्केट से मुझे करोड़ों लेने हैं। तो इस बात को ध्यान में रख कर के मैंने बहुत सोचा कि ये व्यापार का सही तरीका नहीं है, कि आपके पास कैश फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद से फिर मैंने अपने तरीके को थोड़ा सा बदला और अपने बिजनेस को थोड़ा सा, ग्रोथ को थोड़ा सा कंट्रोल किया और स्टेबल किया कुछ समय के लिए, और मेरे पास फिर अच्छा खासा कैश फ्लो, बैंक बैलेंस बन गया था। चलिए काफ़ी बढ़िया है। हाँ जी। अब आप एसोसिएशन का भी बताइए साथ साथ, कुछ ना कुछ किस्सा तो एसोसिएशन का भी बिल्कुल होगा। बिल्कुल रजत जी, एसोसिएशन के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एसोसिएशन बड़ी होने लगी तो लोग इसके साथ जुड़ने लगे, लोगों का ट्रस्ट बनने लगा, क्योंकि जब आपका ट्रस्ट बनता है तब लोग आपके साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एसोसिएशन का ट्रस्ट बनने लगा तो काफ़ी संख्या में एसोसिएशन के साथ लोग जुड़ने लगे। तो इस जर्नी में कुछ अच्छे भी लोग थे, कुछ ऐसे भी, मैं गलत किसी को नहीं बोलूँगा, कुछ ऐसे भी लोग थे जो एसोसिएशन को ढंग से समझ नहीं पाए। और एक समय ऐसा आया 2023 में कि हमारे एसोसिएशन के कुछ 8-10 मेंबरों ने मिल करके एसोसिएशन के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक 420 का एक फर्जी मुकदमा, उनकी समझ की कमी थी, मैं उनको भी ज़्यादा गलत नहीं बोलना चाहूँगा, कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि उनको किसी ने गुमराह किया और उन्होंने एक फर्जी शरारती तत्व नाम की चीज़ हर समूह में कहीं ना कहीं मिली जाती है। हाँ, लेकिन मैं इतने हार्ड वर्ड का यूज़ नहीं करूँगा और मैं इतना कहूँगा कि वो मिसगाइडेड थे और उन्होंने एक समूह 8-10 लोगों ने मिल करके हमारी एसोसिएशन के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस ने उसकी पूरी जांच करी 2015 से लेकर के और 2023 तक, 2024 तक। तो पुलिस ने पूरे 10-11 साल के सारे आंकड़े देखने के बाद, बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद और एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन देखने के बाद हमें पूरी तरीके से क्लीन चिट दिया। क्या बात है, कि हमारी एसोसिएशन ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो रूल्स के, सरकारी रूल्स के या एसोसिएशन के रूल के खिलाफ हो। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तो सर मुझे एक चीज़ भी पता चली कि अब आप एक नई मुहिम चालू कर रहे हैं डायरेक्टरी की। तो
डायरेक्टरी क्यों ज़रूरी है और ये माइंड में क्यों आया कि डायरेक्टरी को हम दोबारा लाएं, जबकि आजकल तो व्हाट्सएप और इतने बड़े बड़े ग्रुप्स वगैरह जुड़ चुके हैं या ऑनलाइन भी सारी चीज़ें डिटेलिंग मिल जाती हैं। तो ये डायरेक्टरी का जो मोटिव है ये क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब पुलिस ने हमें क्लीन चिट दे दिया तो हमारे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस फिर से बना, और फिर हम इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाते हुए हमने डायरेक्टरी बनाने का विचार किया। डायरेक्टरी के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप सबसे पहली बात तो ये कि एक लोकल डायरेक्टरी है। ओके। जो हमारी जो 2500 इंडस्ट्रियां हैं उसमें से शुरुआत में हम लोग 500 से 600 इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन उसमें डाल रहे हैं। ठीक है। उससे ये फ़ायदा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपको अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत है और लोकल में वो चीज़ अवेलेबल है और वो ऑनलाइन उसके बारे में, क्योंकि वो इंडिया लेवल पर नहीं है, लोकल स्तर पर है, तो उसकी जानकारी शायद इतनी नहीं है और काम हमारा लोकल स्तर पर हो सकता है। तो उस डायरेक्टरी का उसका रोल बहुत बड़ा। तो लोकल फॉर वोकल हाँ, जो है उसको आप यूज कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो उसका फ़ायदा होगा कि उसको सराउंडिंग 2-3 किलोमीटर के दायरे में उसको वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी जो उसको ज़रूरत है। तो ये डायरेक्टरी बहुत काम आने वाली है, ये हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों के लिए। क्या बात। हाँ जी। तो सर आगे बढ़ते हुए एक सवाल पूछना चाहेंगे, इंडस्ट्री का रियलिटी चेक। आज की डेट पर यूथ या एक बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करता है और क्या उसको सुधार लाना चाहिए जिससे वो अपने काम को, बिजनेस को, व्यापार को आगे बढ़ा सके? तो उसके बारे में सर कुछ बताइए प्लीज़। रजत जी बिल्कुल, मैं अपना जो मेरा 25 साल का तजुर्बा है उसके हिसाब से जो मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि पैसा कमाना हर कोई कमाता है, लेकिन पैसा बचाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कमाना ज़रूरी है। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है और जो मेरी जानकारी है कि बहुत सारे बिजनेसमैन वो अपनी सेल बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो सेल बढ़ाते हैं लेकिन उनको प्रॉफिट जो एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं हो रहा होता है। तो ये चीज़ एक कि हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो हम ग्रोथ कर रहे हैं उससे हमें अर्निंग कितनी हो रही है। जी बिल्कुल। सिर्फ सेल बढ़ाना हमारा पर्पज़ नहीं होना चाहिए। बिजनेस जो होता है हमेशा फ़ायदे के लिए होता है, कि आप उससे कमा कितना रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा ना हो कि आप सेल बढ़ा रहे हैं और उसमें से आपको मिल नहीं रहा है कुछ, और सिर्फ सेल दिख रहा है बढ़ता हुआ लेकिन अर्निंग उतनी नहीं हो रही है। ये कहीं ना कहीं ये दिक्कत बिजनेसमैन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कमाना और बचाना दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि पैसा कमाने के साथ साथ सेविंग, आपने रेंटल स्टार्ट किया हुआ है अपना, शेयर्स में आपने डाला हुआ है, एसआईपी में डाला हुआ है, मुझे सब पता है आपके बारे में, मैं पूरी स्टडी करके आया हूँ आपके बारे में। तो आप कुछ ऐसा एडवाइस कीजिए ताकि यूथ आपसे इंस्पायर हो सके और यूथ भी ये काम कर सके। देखिए रजत जी, बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं दूंगा लेकिन मैं अपनी जो मेरा तजुर्बा है 25 साल का, उसके आधार पर मैं अपनी एडवाइस आज के यूथ को ज़रूर दूंगा। मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगी कि आप जो भी कमाएं उसका मिनिमम 15% और मैक्सिमम 25% अलग सेव ज़रूर करें। ओके। जब ये पैसा आप सेव करते हो तो जैसे कि आपने देखा कि 2009 में हमने देखा, आज के यूथ को तो नहीं पता होगा, लेकिन 2020 का जो कोरोना काल है बिल्कुल, उसमें उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां हमने देखी जो 2 से 3 महीना भी अपने आप को झेल नहीं पाई। लेकिन यदि ये बैकअप आपके पास हो, जो आप 15 से 25% की सेविंग अगर रखें, तो कुछ चंद सालों में आपके पास बैकअप इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप यदि इस तरह की कोई भी समस्या आती है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उसको झेलने की ताकत आपके पास होगी।
बिल्कुल। तो मेरी सुझाव यही है कि पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है पैसे को संभालना। तो आपको मिनिमम 15% और मैक्सिमम 25% अपने बिजनेस से एक तरफ निकाल करके कहीं पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट किसी भी रूप में हो सकता है, वो प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है, वो एसआईपी के रूप में हो सकता है, कोई शेयर के रूप में हो सकता है, और भी बहुत सारे एफडी हैं, कई सारे तरीके हैं। तो सर अब मुझे एक चीज़ और भी पता चली कि आप 50 की एज पे आते आते आप रिटायर हो चुके। आपने ऐसा क्या किया जो इस एज पे आप रिटायर हो गए? पहला सवाल तो यही है जो सबसे मेन मैं जानने को इच्छुक हुआ पड़ा हूँ। रजत जी, बिजनेसमैन कभी रिटायर नहीं होता है। क्या बात है सर। और मैं भी रिटायर नहीं हूँ। ठीक है। मैं सोशल वर्क भी कर रहा हूँ और दूसरे काम कर रहा हूँ। वो बात अलग है कि जैसे पहले हमें 9 बजे 10 बजे कंपनी में आना ज़रूरी था, मतलब अब मैं ज़रूरत के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, अब मैं अपने शौक़ के लिए काम कर रहा हूँ। मैं सोशली इन्वॉल्व हूँ और मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट इस तरीके के कर रखे हैं कि मेरे पास रेगुलर इनकम आती है। अब जो मेरे पास समय होता है मैं पॉजिटिव तरीके से आगे अपने आप को डेवलप करने के लिए और समाज को मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, मैं उस समय का वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं एक छोटा सा, जैसे ये मेरा 1-1.5 साल का जो खाली समय रहा, इसमें एक सरकार की स्कीम है सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो इसमें सरकार काफ़ी प्रमोट कर रही है, तो उसमें मैंने कुछ स्टडी किया है। तो हमारे पास कुछ एग्रीकल्चर लैंड है, ओके। तो हम उसमें अपना सोलर पार्क बनाने का प्लान कर रहे हैं। और भगवान ने चाहा और गवर्नमेंट की यूपी के अंदर स्कीम जब ये लॉन्च होगी तो हम इस टेंडर को भरेंगे और उम्मीद है कि 2 साल के अंदर अंदर हमारा अपना एक नए सोलर पार्क, नया बिजनेस शुरू हो जाएगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और ये बिजनेस भी वैसा ही है कि आप इनिशियली आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा समय लगाएंगे, उसके बाद उसमें कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, वो 25 साल तक आपको अर्निंग वहाँ से आती रहे। बहुत खूब सर। तो सर साथ साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे जैसे यूथ के लिए, या मैं तो फिर भी 30 की एज में आ गया, 18 के बाद 20-21 साल के यूथ के लिए आप क्या सलाह देंगे वो जो स्टार्टअप करे? क्योंकि सरकार तो मोटिवेट कर रही है कि स्टार्टअप करो, बिजनेस करो, बट जो यूथ है उसको सही राह नहीं मिल पा रही, तो आप सही राह दिखाइए सर। बिल्कुल रजत जी, मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहूँगा आज के यूथ को कि सबसे पहली बात ज़रूरी है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। ओके। कोई भी इंसान यदि उसके मन में ये भाव है कि मैं इस काम को कर लूँगा तो वो उसकी जीत पक्की है। पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। सबसे पहला अपने ऊपर विश्वास, दूसरा नॉलेज। आप कोई भी काम ले लो, आप पहले उसकी R&D करो, उसकी स्टडी करो, उसके बाद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। परिस्थितियां कुछ भी हो, आप उस पर पार पा लोगे जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। तो मेरा यूथ को यही कहना है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और जिस फील्ड में आपका मन लगता है और जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, उस फील्ड में सरकार की तरफ से अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो सरकार की तरफ से जो नई जनरेशन है उनके लिए काफ़ी सारी स्कीमें हैं। आप उन स्कीम से लोन ले करके आप उस काम को शुरू करें और कहीं ना कहीं जब आप अच्छे मन से अपने ऊपर विश्वास रख करके काम को शुरू करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। समय लग सकता है, बिजनेस समय मांगता है। ओके। ऐसा नहीं है, ऐसा भी संभव है कि आपने काम शुरू किया और आप कामयाब हो गए, लेकिन ऐसा भी संभव है कि आपको 2 साल 3 साल 4 साल उसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन आप निरंतर यदि प्रयास करते रहेंगे तो कन्फर्म है कि आप कामयाब होंगे ही होंगे। तो सर इसी के साथ जुड़ते हुए मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, फेलियर का प्रेशर
हाँ जी। जैसे आपने कहा कि पेशेंस के साथ कामयाब होंगे ही होंगे, बट यूथ को या एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन को माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि यार मैं फेल ना हो जाऊं, यार मेरा घाटा ना हो जाए, यार मेरा नुकसान ना हो जाए। तो सर फेलियर के प्रेशर के लिए कुछ ऐसा बताइए जिससे सामने वाले को कुछ सीखने को जरूर मिले, ताकि यूथ कभी भी हार ना माने या कोई भी बिजनेसमैन कभी हार ना माने। देखिए, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी हुआ है, फेलियर मैंने भी देखा है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है, वो लूज नहीं करना चाहिए। परिस्थितियाँ आएंगी, परिस्थितियाँ ऐसी भी आएंगी जब आपका बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होगा, लेकिन यदि मन से आप नहीं हारोगे तो आप फिर से उस पोजीशन पे पहुंचोगे जिस पे आप पहुंचना चाहते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस की आपने बात करी, तो मैंने भी, मेरी जर्नी में एक समय ऐसा आया कि मैं कोई 2 करोड़ के कर्जों के नीचे आ गया था। क्या बात है। और मैं भी डाउन फील कर रहा था। तो हर किसी के जीवन में कोई एक शख्स ऐसा होता है जो आपको मोटिवेट करता है। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मेरा वो दौर गुजर रहा था, तो मैं अपनी बातें कभी किसी को शेयर नहीं करता हूँ। जो मेरी पर्सनल तकलीफ़ होती है मैं अपने तक ही रखता हूँ और अपने आप ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो समय थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। तो मेरे पिताजी, वो मेरी किसी भी तकलीफ़ को मेरे चेहरे से पढ़ लेते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उन्होंने मेरी कंपनी में मुझसे मिलने आए और मुझे उन्होंने उदास देखा तो वो उस चीज़ को समझ गए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, जीरो से तुमने स्टार्ट किया और आज यहाँ तक लेके आए, तो ये सब कुछ तुमने खुद ही जनरेट किया है, तो इसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियाँ, सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो फिर से सुख आएगा, दिन रात ये सब चलता रहता है जीवन में, डे बाय डे कुछ ना कुछ तो बदलता है। आपको अपने ऊपर हिम्मत रखनी चाहिए क्योंकि आप इस चीज़ को यहाँ तक लेके आए हो। तो उस बात ने मुझे फिर से एक नई ऊर्जा भरी और फिर आने वाले कुछ साल में ना सिर्फ मैंने उन कर्ज़ों को उतारा, बल्कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप आज मैंने इतना जोड़ रखा है कि मैं अगर काम नहीं करूं तो मेरा काम चल सकता है, लेकिन मैं काम कर रहा हूं। तो सर आगे बढ़ते हुए अब आपसे ये पूछेंगे, इंडस्ट्री में कनेक्शन का क्या रोल है? कहने का मतलब ये कि नए यूथ जो अगर स्टार्ट करता है या कोई भी बिजनेसमैन क्लाइंट्स को किस हिसाब से जोड़े, या नेटवर्किंग का जो कनेक्शन का बोलते पावर, वो कैसे यूज करे कि बंदों को क्लाइंट्स जोड़ने में इजी हो और कस्टमर के एंड तक वो इजीली पहुंच सके। तो इसके बारे में आप कुछ राय दीजिए। देखिए, नेटवर्किंग का तो बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना संभावना बढ़ जाती है आपको नया बिजनेस मिलने की, नए क्लाइंट्स मिलने की। लेकिन इसमें देखने की बात ये है कि जैसे आपका मोबाइल है, उसमें आपके पास 4000 कॉन्टैक्ट्स हैं। वो कॉन्टैक्ट्स तो आपके पास 4000 हो गए, लेकिन क्या वो 4000 आपके किसी काम के हैं, ये देखने की बात है। तो नेटवर्किंग इस तरीके की होनी चाहिए कि बंदे आपको 50 ही हों, वो आपके काम के होने चाहिए। तो आप जब कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो जब आपके संबंध बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आपको बुरी से बुरी, विकट से विकट परिस्थिति में भी ऊपर उभरने में वो संबंध आपको बहुत काम आते हैं। तो नेटवर्किंग का तो बिजनेस बढ़ाने में ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा रोल है और हर किसी को बनाना चाहिए। आप एज ए एसोसिएशन के साथ जुड़ करके या और भी दूसरी संस्थाएं हैं उनको साथ जुड़ करके अपना पीआर भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं नेटवर्किंग बढ़ाने के, लेकिन वो जेन्युइन होने चाहिए, जिससे आपके बिजनेस को फ़ायदा मिले। मतलब ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरी लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो जिस फील्ड में जिस जगह ज़रूरत है
उस लोगों उनके साथ आप जुड़ें और मन से जुड़ें। देखिए, अगर आपको किसी से कोई फ़ायदा उठाना है तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा। अगर जो आप किसी की मदद करते हैं तो सामने से आपको मदद मिलेगी। गिव एंड टेक का रिश्ता सब जगह कामयाब है, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। तो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, जेन्युइन होनी चाहिए, जेन्युइन लोगों के साथ होनी चाहिए, जेन्युइन संस्थाओं के साथ होनी चाहिए। तो अंत में सर सवाल अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आज सतीश गुप्ता जी पुराने 30 साल पहले वाले सतीश गुप्ता जी को कुछ सलाह देने वाले होते या एडवाइस देते तो वो क्या होती? इनडायरेक्ट वे में मैं ये पूछना चाहूँगा कि नए यूथ के लिए क्या एडवाइस रहेगी आपके लिए? रजत जी, मैं अपने 25 साल का जो मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस हो गया है उसके आधार पर मैं यूथ को या मैं अपने 25 साल पुराने समय को कुछ बताना हो तो मैं यही बताना चाहूँगा कि पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है पैसे को बचाना। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पैसा कमाते बहुत हैं लेकिन पैसा बचा नहीं पाते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया कि अपने इनकम का 15 से लेके 25% तक पैसा आपको सेव करना चाहिए। ये मैंने अभी अपनी बिटिया को भी सलाह दिया है। अच्छा। मेरी बिटिया ने अभी जॉब शुरू किया है यूके में, लंदन में। तो मैंने उसने मुझसे पूछा कि पापा मेरी सैलरी आ रही है तो मैं क्या करूं, आप कुछ एडवाइस दो। तो मैंने बोला कि बेटे, जो अभी आपने काम शुरू किया है तो मिनिमम 4 साल आप जो भी इनकम हो रहा है उस मैक्सिमम पैसे को बचाने की कोशिश करो। 4 से 5 साल जब आप पैसे को बचा लोगे उसके बाद मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप पैसा बचाओ, फिर आप 50% खर्च कर देना अपनी लग्जरी पे, या आप दूसरे किसी कामों पे खर्च कर देना, ग्रोथ पे खर्च कर देना, कहीं और करना। लेकिन अपने 4 से 5 साल की जो आपकी जो कमाई है उसमें से कुछ हिस्सा, हालांकि वो जॉब कर रही है तो मैक्सिमम बचा सकती है, बिजनेस के अंदर भी मिनिमम 15 से 25% पैसा बचाना चाहिए। अगर मैं शुरुआत के समय में जब मैं ग्रोथ कर रहा था, ग्रोथ हो रहा था, और उस समय अगर जो मैं पैसा 15% भी बचाता तो वो पैसा कितना होता, मतलब आप सोच सकते हैं कि 5 साल में मैंने इस फॉर्मूले को अपना करके मैं आज इंडिपेंडेंट हो गया कि मुझे अगर ना भी करूं तो मैं लाइफ टाइम अपनी दाल रोटी मेरी चलेगी। उसी तरीके से अगर मैं 25 साल ऐसा करता, ये फॉर्मूला अपनाता, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मैं सक्षम होता, या कोई भी कितना हो सकता है। तो मेरी सलाह यही है। आप बस यही कहना चाहते हैं कि सेविंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बिल्कुल, 15 से 25% का फॉर्मूला अपनाइए और अपनी लाइफ को सिक्योर बनाइए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और। हाँ जी। ये मेरी तरफ से है। हाँ जी। आपको कैसा लग रहा है रजत ठाकुर आपका इंटरव्यू ले रहा है? रजत जी, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जो ये काम आप कर रहे हो और भगवान आपको आपकी मेहनत को तरक्की दे, और आने वाले समय में आप इस पॉडकास्ट, इस चैनल को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएं। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज हमारे साथ सतीश गुप्ता जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और इतना इंस्पायर्ड किया, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। और साथ साथ अगली वीडियो में बहुत सी हस्तियाँ हमारे साथ होंगी, तो जुड़े रहिए व्यापार कारोबार टॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।